सो लेट्स कंटिन्यू। एज यू नो, हमारा आज का टॉपिक है पोस्चर। तो सबसे पहले पोस्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पोस्चर इज एटीट्यूड अज्यूम बाय बॉडी ईदर विद सपोर्ट ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो पोस्चर है वो एक ऐसा एटीट्यूड है जो हमारा बॉडी अज्यूम करता है विद सपोर्ट मस्कुलर इनएक्टिविटी के दौरान। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ले डाउन कर रहे हैं, तब भी हमारा पोस्चर कैसा है, वो हमारा बॉडी जो एटीट्यूड अज्यूम कर रहा है वो हमारा पोस्चर है। और बाय मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मैनी मसल वर्किंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी, या फिर बहुत सारी मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रही है ताकि हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी बनी रहे। फॉर एग्जांपल इन सिटिंग या फिर लीनिंग, तो हमारी बॉडी की मसल वर्क नहीं कर रही होती है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है ताकि हमारी बॉडी स्टेबल फॉर्म में रहे। और टू फॉर्म एन असेंशियल बेसिस विच इज बीइंग अडेप्टेड कॉन्स्टेंटली टू द मोमेंट विच इज सुपर इम्पोज अपॉन इट। टू फॉर्म एन असेंशियल बेसिस मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा बेसिस बनाती है पोस्चर, जो कि हमारी जो हम मूवमेंट करते हैं उससे कॉन्स्टेंटली अडेप्ट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हमारा जो पोस्चर है वो अलग होगा, फिर उसके बाद वो वापस अडेप्ट करेगी जब हम स्टेज 2 में जाएंगे। इसकी ईजी डेफिनेशन है द पोजिशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द हेड, नेक, स्पाइन एंड लिम्स इन रिलेशन टू ग्रेविटी एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब हमारी बॉडी का जो पोजीशन है और अलाइनमेंट है कि हेड, नेक कहाँ है, फिर स्पाइन, फिर लिम्स, इन रिलेशन टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के रिलेशन में हमारा हेड, नेक, स्पाइन, लिम्स कहाँ कहाँ पे पोजीशनड है, उसे हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर 2 टाइप के होते हैं, इनएक्टिव और एक्टिव। इनएक्टिव में मिनिमम मसल एक्टिविटी होती है और एक्टिव पोस्चर में मैनी मसल रिक्वायर्ड होती है। अब एक्टिव में भी 2 चीज़ें आती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में ग्रुप ऑफ मसल जो स्टैटिकली काम करता है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल इन स्टैंडिंग। डायनामिक में कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई हो रही है मसल, फॉर एग्जांपल इन डांसिंग। जैसे मैंने बताया स्टेज 1 में अलग पोस्चर होता है, स्टेज 2 में अलग होता है वैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनएक्टिव पोस्चर। These are attitude adopted for resting or sleeping and they are most suitably for this purpose. Inactive muscle में क्या बोल रहा है कि ये वो एटीट्यूड है जो हम अडॉप्ट करते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं। ये मोस्ट सुटेबल होता है इस पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? स्लीपिंग या फिर रेस्टिंग। When all the essential muscular activity required to maintain life is reduced to minimum, मतलब कि जो हमारे लाइफ के लिए असेंशियल होती है मस्कुलर एक्टिविटी, वो सब मिनिमम पे चली जाती है। मतलब जब हम ले डाउन भी हैं तो हमारी बहुत कम मसल जो है वो एक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल इन सिटिंग, लाइंग डाउन, लीनिंग, इन सब में जो मसल एक्टिविटी है वो एकदम मिनिमम हो जाती है। फॉर ट्रेनिंग जनरल रिलैक्सेशन फुलफिल दिस कंडीशन बाय अलाउइंग फ्रीडम फॉर रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट। अब ये बोल रहा है कि ये इनएक्टिव पोस्चर जो है ये जनरल रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग के लिए काम में आती है, जिसमें कि हमारी जो मूवमेंट होते हैं उनको फ्रीडम मिल जाती है कि वो किस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर आता है एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर में क्या होता है? इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्टिव पोस्चर। ये बोल रहा है कि बहुत सारी मसल जो है वो साथ में मेंटेन होती है ताकि हमारा एक्टिव पोस्चर जो है वो मेंटेन रहे। बहुत सारी मसल एक साथ में काम करती है। इसमें 2 चीज़ें होती है, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक में क्या होता है? कांस्टेंट पैटर्न ऑफ पोस्चर। इसमें एक ही कांस्टेंट होता है पोस्चर, मतलब बार बार चेंज नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल, इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है ग्रुप ऑफ मसल जो कि मेंटेन करता है कांस्टेंट पैटर्न ऑफ पोस्चर विच वर्क मोर और लेस स्टैटिकली टू स्टेबलाइज जॉइंट्स। अब इसमें जो मसल है वो पहली बात तो मूवमेंट बहुत कम कर रही है, फिर नहीं कर रही है, और ये स्टैटिक है तो ये स्टेबल कर रही है जॉइंट्स को। ये ग्रेविटी के अपोजिशन में काम करती है और अदर फोर्सेस के भी अपोजिशन में यानी अगेंस्ट काम करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग। फिर आता है डायनामिक पोस्चर्स। डायनामिक पोस्चर में क्या होता है? रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एफिशिएंट बेसिस फॉर मूवमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक मूवमेंट का जो बेस होता है वो बनाती है, कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई होती रहती है। जैसे कि डांस भी कर रहे हैं तो स्टेज 1 में जो स्टेप 1 है उसमें अलग होगा, स्टेप 2 में अलग होगा। तो ये जो है एडजस्ट होती रहती है जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, जैसे डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ पोस्चर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है द मसल्स। मसल्स हमारे पोस्चर में कैसे हेल्प करती है? द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मसल वर्क विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक पोस्चर वेरीज। मतलब हमारे स्टैटिक पोस्चर के लिए और डायनामिक पोस्चर के लिए जो मसल चाहिए होती है वो अलग अलग होती है, वेरी करती है। तो पोस्चर जो है वो हमारी मसल मेंटेन करती है और हर डिफरेंट पोस्चर के लिए डिफरेंट मसल एफर्ट चाहिए होता है। The muscle frequently employed are those which are used to maintain the erect position of body. हमारी मसल जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होती है वो वाली मसल होती है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखती है, इरेक्ट रखती है, और उन मसल को हम एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। सब मसल वर्क हार्डर देन द अदर्स टू कीप बॉडी स्ट्रेट, नोन एज एंटी ग्रेविटी मसल। कुछ मसल्स जो होती हैं वो हार्ड काम करती है अदर के कंपैरिजन में, दूसरे मसल्स के कंपैरिजन में, ताकि हमारी बॉडी जो है वो
स्ट्रेट रहे। तो ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल, या हमारे जॉइंट जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन, इन सबको स्ट्रेट रखती है। फिर आता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या कह रहा है, मेंटेन्ड और अडेप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। हमारे जो पोस्चर का पैटर्न है, मतलब जो हम पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, वही हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेट होता है, वही हमारी ब्रेन परसीव करती है, वही हमारा ब्रेन जो है अडेप्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है पोस्चरल रिफ्लेक्स, इफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट स्टिमुलस। मतलब हमारी बॉडी में एफरेंट स्टिमुलस जाता है आईज ईयर्स के थ्रू, और फिर वो ब्रेन में मैसेज जाता है, फिर इफरेंट रिस्पॉन्स आता है और हमारी ब्रेन जो है वो मसल पे रिस्पॉन्स भेजती है। वो कौन सी मसल, एंटी ग्रेविटी। ये प्रिंसिपल अफेक्टर ऑर्गन होता है। स्टिमुलस क्या होता है, समथिंग दैट ट्रिगर, मतलब वो जो हमारे मूवमेंट को ट्रिगर कर रही है, तो वो क्या होता है, स्टिमुलस हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है। और रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो जो एक्शन है जो हमारे ब्रेन से वापस आ रहा है, मसल को बता रहा है कि उसे क्या करना है, वो क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स था, अब सेकंड है द रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, पहले सबसे पहले आता है द मसल्स। व्हेन न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोटेंडन स्पिंडल्स डिटेक्ट टेंशन व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कोई स्टिमुलस आता है, तो वो डिटेक्ट करती है उस टेंशन को। इंक्रीज टेंशन इंक्रीज होती है एंड द चेंजेस इज डिटेक्टेड, और चेंज जो है वो डिटेक्ट होता है। एंड सिग्नल इज सेंडिंग टू द बॉडी, और जो सिग्नल है वो ब्रेन को सेंड होता है, विच इंटरप्रेट्स देम एज नीड फॉर एक्शन। और जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये सिग्नल आया है तो हमें अब एक्शन करना है, तो मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है रिफ्लेक्सिवली, मतलब रिफ्लेक्स होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। सेकेंड आता है द आइज। आइज रिकॉर्ड अल्टरनेशन इन पोजिशन। आइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करती है कि पोजिशन चेंजेस को रिगार्ड टू सराउंडिंग एंड फॉर्म राइटिंग रिफ्लेक्स। मतलब पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है रिगार्डिंग टू हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है, राइटिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। हेल्प रिस्टोर हेड बॉडी टू एन अपराइट पोजीशन, जो हमारे हेड को और बॉडी को रिस्टोर करता है वापस से सही पोजीशन में। फिर आता है द ईयर्स। द ईयर्स में क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, 3 कैनाल्स होती है हमारे इनर ईयर में, जो कि डिफरेंट प्लेन में लाई करती है एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब 3 प्लेन होते हैं और वो तीनों जो है वो राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, तीनों के मतलब एक दूसरे से राइट एंगल में होता है। फ्लूइड कैनाल्स कंटेन फ्लूइड दैट हेल्प डिटेक्ट मूवमेंट। अब इन कैनाल में फ्लूइड होता है, तो जैसे कि हम बॉडी में अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो हमारा जो फ्लूइड है वो बैलेंस्ड होगा, और अगर हम थोड़े हिले या हम थोड़े टेढ़े हो गए तो हमारा क्या होगा, फ्लूइड इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट होगा मूवमेंट। When head is moved, the fluid inside the canal disturb। जो मैंने अभी समझाया, हेड मूव होता है तो जो कैनाल होती है वो डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो मूवमेंट जो डिटेक्टेड होता है बाय टाइनी हेड्स इनसाइड द कैनाल। द हेयर सेल्स सेंड सिग्नल टू ब्रेन। और वो हेयर सेल क्या करता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है और डिटरमाइन करती है कि कौन से डायरेक्शन और कितने मैग्नीट्यूड में हेड का मूवमेंट हुआ है। तो ये मेंटेन करती है पोस्चर को और कोऑर्डिनेट करती है मूवमेंट को। फिर आता है जॉइंट स्ट्रक्चर्स। इन वेट बियरिंग पोजीशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बोन्स स्टिमुलेट रिसेप्टर। मतलब अगर कोई ऐसा पोजीशन है जिसमें हमें वेट बेयर करना पड़ रहा है, तो हमारे बोन्स का जो अप्रोक्सीमेशन होता है कि वो कैसे पोजीशन हो रही है, वो हमारे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। ये इनिशिएट करती है रिफ्लेक्स रिएक्शंस टू मेंटेन पोजीशन। तो वेट बियरिंग लाइक मसल, जॉइंट्स, स्किन, ये सब जो मतलब वेट बियरिंग पोजीशन है, तो मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, ये हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, और वो क्या है, रिफ्लेक्स रिएक्शन करता है ताकि हमारी पोजीशन मेंटेन रहे। सिग्नल जो सेंड होते हैं सीएनएस में, सीएनएस प्रोसेस करता है और कोऑर्डिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को इन सेंटर्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है, सेरेबेलम में कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड बैलेंस, राइट न्यूक्लियस में मोटर कंट्रोल के इन्वॉल्व होती है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रोसेसेस बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन्फो। तो जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है वो हमारे जो भी इक्विलिब्रियम इन्फो होता है, बैलेंस के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाती है। फिर आता है पैटर्न ऑफ पोजीशन। पैटर्न ऑफ पोजीशन अब क्या होता है, पैटर्न ऑफ पोजीशन और बोथ स्टैटिक, ये दोनों के लिए, स्टैटिक के लिए और डायनामिक के लिए बता रहा है। ग्रेजुअली बिल्ड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब जो पोजीशन है वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। ये रिफ्लेक्सेस क्या करती है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करती है। अब रिफ्लेक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनबॉर्न या फिर कंडीशनड। इनबॉर्न रिफ्लेक्स क्या होता है, जो हमारे बर्थ के वक्त प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिफ्लेक्स टू लिफ्ट योर हेड व्हेन यू आर ऑन स्टमक। जब हम किसी बच्चे को उसके पेट के बल लेटाते हैं तो वो अपना हेड को लिफ्ट कर लेता है, ये उसका इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। फिर आता है कंडीशन रिफ्लेक्स, डेवलप थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस सच एज मेंटेनिंग गुड पोस्चर व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। अब ये हम डेवलप करते हैं बाय रिपीटेशन, मतलब हम बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, तब ये हमारी डेवलप होती है, तो वो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि बैठते वक्त या खड़े होते वक्त एक गुड पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं। अब गुड पोस्चर होता क्या है, गुड पोस्चर होता क्या है, पोस्चर इज गुड व्हेन इट फुलफिल्स द पर्पस विच इज मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम इफेक्ट। मतलब वो पोस्चर जो कि एक पर्पस को फुलफिल कर रहा है। पर्पस क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी
मिनिमम एफर्ट, मतलब हम बहुत कम मसल यूज कर रहे हैं लेकिन उससे हम हमारी बॉडी का मेजर काम कर रहे हैं। एज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, जैसे कि हर एक इंसान की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है, तो उसका जो प्रिसाइज पैटर्न ऑफ गुड पोस्चर है वो भी इंडिविजुअल से वैरी करता है, मतलब हर इंसान का पोस्चर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन गुड पोस्चर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडी आर अलाइन टू अचीव परफेक्ट बैलेंस। जैसे कि गुड पोस्चर में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलाइंड होते हैं ताकि एक परफेक्ट बैलेंस अचीव हो सके। ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड ऑन टॉप ऑफ अदर, हर एक जो हमारी बॉडी का सेगमेंट होता है वो एक दूसरे बॉडी सेगमेंट के ऊपर अलाइंड होता है, बैलेंस्ड होता है, और ताकि हमारे मिनिमल मस्कुलर एफर्ट लगे। गुड पोस्चर जो है वो विजुअली अपीलिंग होता है, दिखने में अच्छा होता है और अट्रैक्टिव लगता है। अब डायनामिक पोस्चर नीड्स कांस्टेंट रीएडजस्टमेंट। अब डायनामिक पोस्चर में क्या होता है, उसे कांस्टेंट रीएडजस्टमेंट चाहिए होता है ताकि वो एफिशिएंसी को मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल, डांस में भी क्या होता है कि वो जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं तो पोस्चर चेंज होता रहता है ताकि एफिशिएंसी को मेंटेन रखे। पोस्चर आर बेस्ड ऑन स्टैटिक पोस्चर्स। अब जो डायनामिक पोस्चर है वो स्टैटिक पोस्चर के ऊपर ही बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आते हो फिर आप डांस करते हो, सिटिंग पोजीशन में आते हो फिर आप एक दूसरा मूवमेंट करते हो डांस में, तो जो स्टैटिक पोजीशन है वही डायनामिक पोजीशन को बनाता है। इन स्टैटिक पोस्चर एडजस्टमेंट आर मेड टू मेंटेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एफिशिएंसी इन डायनामिक पोस्चर। अब स्टैटिक पोस्चर में क्या होता है, एडजस्टमेंट करते हैं ताकि ऑप्टिमल अलाइनमेंट और एफिशिएंसी आए डायनामिक पोजीशन में, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, रनिंग। एज बॉडी मूव्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन डिफरेंट सेगमेंट कीप चेंजिंग एंड मसल कीप एडजस्टिंग टू मेंटेन अलाइनमेंट एंड काउंटरअटैक द अल्टर्ड ग्रेविटी इफेक्ट्स। अभी क्या कह रहा है, जैसे जैसे हमारी बॉडी मूव करती है, ग्रेविटी के एफर्ट्स जो हैं डिफरेंट सेगमेंट पे वो भी चेंज होते रहते हैं और मसल जो है वो एडजस्ट होती रहती है ताकि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट मेंटेन रहे और ग्रेविटी के एफर्ट्स जो है वो अल्टर हो रहे हैं तो वो काउंटरएक्ट होते रहे, मतलब वो बैलेंस होता रहे। अब ऐसे कौन से फैक्टर है जो डेवलप करते हैं गुड पोस्चर? चीफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, emotion and mental health attitude have effect on nervous system and this is reflected in posture. Joy and confident happiness are stimulated and are affected by alert position, and happiness, conflict and feeling of inferiority have opposite effect. Flexed postures, mental attitude affect physical attitude. मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे जो इमोशन है, हमारी जो मेंटल कंडीशन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जो कि हमारे पोस्चर में दिखता है। एक खुश इंसान का पोस्चर अच्छा होता है और एक अनहैप्पी इंसान का पोस्चर जो फ्लेक्स्ड होता है वो बैड पोस्चर होता है। तो मेंटल एटीट्यूड हमारे फिजिकल एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। फिर आता है गुड हाइजीन कंडीशन। अगर एक इंसान जो अच्छी न्यूट्रिशन खा रहा है, स्लीप प्रॉपर ले रहा है, हाइजीनिक है, तो उसका नर्वस सिस्टम हेल्दी होगा और फॉर ग्रोथ एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल, तो वो अपना भी ग्रोथ करेगा और उसकी जो मसल्स और बोन्स हैं वो भी डेवलप करेगी। फिर थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेंटी ऑफ नेचुरल फ्री मूवमेंट। अभी क्या बोल रहा है कि फ्री मूवमेंट प्रमोट करता है हेल्दी डेवलपमेंट, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये सब क्या करता है, स्केलेटल मसल को डेवलप करता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है वो बैलेंस रहता है और कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो फ्री मूवमेंट्स को जो है प्रमोट करना चाहिए। अब पुअर पोस्चर यानी बैड पोस्चर क्या होता है? पोस्चर इज पुअर व्हेन इट इज इनएफिशिएंट, दैट इज व्हेन इट फेल्स टू सर्व द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज डिजाइंड। पुअर पोस्चर का मतलब ये होता है कि जब वो इनएफिशिएंट हो, मतलब वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा हो जिसके लिए वो बना हो, मतलब कि बहुत सारा मसल एफर्ट लग रहा है अननेसेसरी उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉल्टी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट इन एरेक्ट पोजीशन में लीड टू एडिशन मसल एफर्ट टू मेंटेन बैलेंस। अब जब हम सिटिंग पोजीशन में है या हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हमें कैसा, हमारे बॉडी सेगमेंट का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एडिशनल मसल वर्क लगता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। अब ये पुअर पोस्चर जो है किसकी वजह से, ये जो है एस्थेटिकली डिसप्लीसिंग होता है, मतलब देखने में अच्छा नहीं होता है, क्लोथ्स जो वो फिट नहीं होते हैं, और ये जो है साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को वेलकम नहीं करता, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पुअर पोस्चर को प्रीडिपोज करता है? वही मेंटल एटीट्यूड। अगर इंसान का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो पुअर पोस्चर में बैठेगा, खड़ा होएगा। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, अगर वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है, टायर्ड है, तो भी उसका पोस्चर सही नहीं रहेगा। जनरल डिबिलिटी मतलब प्रोलॉन्ग फटीग, अगर वो थका हुआ है तो वो भी क्या होगा, उसका पोस्चर पुअर होगा। अगर उसका पेन हो रहा है, लोकलाइज्ड फैक्टर जैसे पेन हो गया है, मसल वीकनेस है, स्ट्रेस, टेंशन है, तो भी उसका जो पोस्चर है ठीक नहीं रहेगा। टेक्निक ऑफ री एजुकेशन, तो अब हम इस पुअर पोस्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर इज ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन पोस्चरल री एजुकेशन, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसको हम सही करें ताकि उसका पोस्चर ठीक हो जाए।
अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग द एफर्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स। अब जो पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, जो पोर पोस्चर में है, हम उसे समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी शॉर्ट कमिंग्स को ठीक करें। फिर आता है इंस्ट्रक्शन शुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफिकल्टीज। इसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो है वो वैल्यूड होती है लेकिन सिर्फ कॉमन थिंग्स के लिए। मतलब अगर कोई ग्रुप है जो कि सेम चीज़ कर रहा है तो हम उसे ग्रुप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर आता है रिलैक्सेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रीएजुकेशन में। जनरल रिलैक्सेशन विद बॉडी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिड्यूसेस मसल टेंशन एंड गिव्स फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट। अब जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम करवाते हैं तो उसकी मसल टेंशन रिड्यूस होती है और फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट मतलब उसकी बॉडी प्रॉपर अलाइन होती है। जैसे क्रूक लाइन, सुपाइन लाइन और प्रोन लाइन, ये जनरल रिलैक्सेशन है। क्रूक लाइन में क्या होता है, वो शोल्डर को रिलैक्स करता है टू सपोर्टिंग सरफेस विद एक्सपिरेशन, मतलब अपने शोल्डर को रिलैक्स करके एक्सप्रेशन को प्रॉपर करता है। फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी में क्या होता है, नॉर्मल मोबिलिटी में आता है एसेंशियल फॉर वेरिड पोस्चर जनरल फ्री एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल मोबिलिटी। अब अलग अलग पोस्चर के लिए या फिर जो फ्री एक्सरसाइज है उसके लिए नॉर्मल मोबिलिटी जो है हेल्प करती है। और अब नॉर्मल मोबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी रिक्वायर एडिशनल मसल एफर्ट टू कंट्रोल फैक्टर फॉर पोर पोस्चर। अब अगर वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो जो है एडिशनल मसल एफर्ट को यूज कर रहा है, तो ये फैक्टर है पोर पोस्चर का। Maintain normal mobility by general exercise, specific mobility measures and preventing compensatory mechanism। हम नॉर्मल मोबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जनरल एक्सरसाइज के थ्रू या फिर स्पेसिफिक मोबिलिटी एक्सरसाइज के थ्रू, जो हम है जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन फॉर गुड पोस्चर, हमें एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि गुड पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। उनको कन्विंस करना है कि गुड पोस्चर लुक्स राइट, मतलब गुड पोस्चर अच्छा दिखता है। मिरर का यूज करना है, पोस्चर रिकॉर्डर का, कैमरास का, वीडियोग्राफी करनी है, 3D इमेजेस बताना है। उन्हें बताना है कि जो गुड पोस्चर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये गुड पोस्चर है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मैं आपको एनिमेटेड भी बता दूंगी। तो जो हमारा गुड पोस्चर है उसमें हमारा जो हिप है वो इस तरीके से रहना चाहिए, हमारा जो फॉरवर्ड, हमारा जो हेड है वो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए और हमारी स्पाइन इस तरीके से रहनी चाहिए। लेकिन जो बैड पोस्चर उसमें स्पाइन जो है वो इस तरीके से हो जाती है और हमारा जो हिप है वो आगे की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो हमारा गुड पोस्चर कैसे मेंटेन करना है और हमारा बैड पोस्चर कैसा होता है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है और मैंने यहाँ पे आपको एनिमेटेड डायग्राम भी बता दिया है जो आप एग्जाम में बना सकते हो।